कैंपस के बारे में बताने के लिए। आप खुद जान रहे हैं, 2 दिनों से आप इस कैंपस में हैं, आप यहाँ नाश्ता किए, खाना खाए, आपने देखा कि सरदार से बच्चे खिदमत कर रहे हैं, रेसिडेंशियल स्कूल किस तरह से चल रहा है। ये कैंपस बहुत जरूरी है कि मुंबई जैसे शहर के नजदीक हमारे बच्चे दीन के साथ दुनियावी चीजें भी सीखे, या उसे हम दुनियावी के साथ दीनी चीजें भी सीखे बोल सकते हैं। इस पूरे कैंपस के जो रूह रवा है, इस पूरे कैंपस के जो ओनर है, वो आप ही की तरह लाल कुर्सी पर एकदम पीछे बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं जो पिछले 2 दिनों से स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, ये सब के सब आपकी खिदमत में लगा हुआ है और पुरजोर कोशिश कर रहा है। मैं अल-हिदाया कैंपस की तरफ से माफी चाहूंगा अगर जाने अनजाने में कोई दिक्कत तकलीफ हुई होगी अब तक आपको, और मैं गुजारिश करता हूँ मुफ्ती निसार साहब से, जो यहाँ के इंचार्ज है, यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अल-हिदाया रेसिडेंशियल कैंपस की, वो आए और मजीद मालूमात देकर अल-हिदाया कैंपस कैसे फंक्शन करता है। मुफ्ती निसार साहब, मैं गुजारिश करूंगा आकिब सैयद भाई से भी कि वो भी मैं बुलाने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुल्क भर से आए हुए तमाम मेहमानों का सबसे पहले मैं फॉर्मली दोबारा इस्तकबाल करना चाहूँगा। आप लोगों के आने से हम लोग बहुत खुश हैं, बेइंतहा खुश हैं, और हमारे बच्चे भी बेइंतहा खुश हैं। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी मुझे ये सआदत मिली है कि इस इदारे के बारे में हम लोग आपके सामने कुछ बातें बताएं। हम कैसे काम करते हैं, ये इदारा कैसे शुरू हुआ, और क्या क्या यहाँ पर फैकल्टीज और डिविजन्स हैं, और हमारा काम करने का तरीका क्या है, और हम किस तरह से चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्टैंड आउट करें सारे कॉलेज में। तो अब मैं शुरू करूँगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने बनाया है। वेलकम टू अल-हिदाया कैंपस बदलापुर। ये अल-हिदाया कैंपस बदलापुर 2019 में इसका क़याम अमल में आया। हमारे मरहूम अबू साद शेख सर थे, आप लोगों में से अक्सर लोगों को जानते होंगे। उनका ख्वाब था कि एक रेसिडेंशियल स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम अपने बच्चों की कायदाना सलाहियतों को और उनके अंदर जो छुपे हुए जौहर हैं उनको हम निखार सके अपने पास फुल टाइम रखकर। क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं, वहां पर उनके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर जब वो घर जाते हैं, अपने माहौल में जाते हैं, तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि जिसकी वजह से जो मेहनत स्कूल में होती है वो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती, उतनी ज्यादा उसका नतीजा नहीं मिलता। तो ये सोचकर काफी सालों तक घूमने के बाद फिर अल्लाह की फजल से ये जगह अल्लाह ने मुक़द्दर की थी, यहाँ पर अल-हिदाया कैंपस का 2019 में क़याम अमल में आया। पहले हमारे पास सिर्फ 35 बच्चे थे, 56 बच्चे थे, फिर लॉकडाउन आया तो 35 बचे, फिर लॉकडाउन के बाद वाले साल में फिर 56 हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके हम लोग अब 150 तक पहुंचे। अल-हिदाया कैंपस में हमारा मेन फोकस जो है वो है कि हम स्टडीज को, जो भी हमारी जो पढ़ाने का तरीका है, उसके हर शोबे के साथ, हर एस्पेक्ट के साथ हम दीन को ऐड करते हैं। हमारा इस दीन को ऐड करने का जो मेन शोबा है उसका नाम हमने रखा है जामियातुल हिदाया। ये जामियातुल हिदाया हमारा इदारा है, और इसके अलावा जामियातुल हिदाया के कोलैबोरेशन में, या ये कहना चाहिए कि इसकी परछाई में चलने वाले जितने इदारे हैं, जो हमारे बच्चे जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो सबसे पहले ये है अल-हिदाया रेसिडेंशियल स्कूल। अल-हिदाया कैंपस ये बड़ा नाम है, और उसमें जो रजिस्टर्ड जो हमारा स्कूल है उसका नाम है अल-हिदाया रेसिडेंशियल स्कूल। हम अपने बच्चों को जो नीट का फाउंडेशन वगैरह पढ़ाते हैं, उसके लिए हमारा है अल-हिदाया एकेडमी ऑफ कंपटीशन। आप लोग आए होंगे गांव से, तो हमारी एक नॉर्मल स्कूल भी है, अल-हिदाया पब्लिक स्कूल, जो एक्चुअल में इब्तिदा अल-हिदाया पब्लिक स्कूल के नाम से ही हुई थी, अल-हिदाया की 2006 में, और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते सुभान अल्लाह, अल्लाह के फजल से यहाँ तक अल्लाह ने पहुंचाया। और आखिर में हम जो हमारे पास 2 खा है, उसमें से एक खा भी हम लोग काफी अच्छे से उसको संभाल कर रखते हैं, एक जिसकी वजह से बच्चे हमारे यहाँ रुके होते हैं। एक है ख से खाना और दूसरा है ख से खेल। तो खेल के लिए हमारे पास अल-हिदाया स्पोर्ट्स एकेडमी।
जामियातुल हिदाया किस तरह काम करता है, मैं थोड़ा सा हजरात के सामने पेश करना चाहूंगा कि हमें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है और हम किन चीजों को सामने रखकर अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 1 है जो सूरह बकरा की पहली आयत भी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, दिस बुक हैज नो डाउट इन इट, अ गाइडेंस फॉर द गॉड फियरिंग। हम अपने बच्चों को गाइडेंस भी देना चाहते हैं, वही हमारा नाम भी है, अल हिदाया का मतलब होता है द कंप्लीट गाइडेंस। और जो गाइडेंस हम देना चाहते हैं उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि उनके अंदर वो सलाहियत पैदा हो, जो सलाहियत तकवा के साथ पैदा होगी कि इंसान गॉड फियरिंग बने, हर चीज में, हर अमल में, हर वक्त उसे ये बात उसके जहन में रहे, बैकग्राउंड प्रोसेस के तौर पर बल्कि फोरग्राउंड प्रोसेस के तौर पर रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वाचिंग, इज ऑलवेज वाचिंग, ही इज ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है। ये बात हम अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करते हैं, तो इसलिए हमने इस आयत को भी सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद चूंकि हमारा मर्जा, हमारा माखज़ और हमारे लिए सब कुछ जो है वो कुरान है, तो इन्ना नहनु वलक़द यस्सरना क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, इस आयत को हमने चुना। इंडीड वी हैव मेड द कुरान इजी फॉर सीकिंग एडवाइस, सो इज देयर वन टू हीड द एडवाइस। तो अपने अंदर कुरान करीम से हिदायत को लेने के लिए और उसको, उस हिदायत को आसान समझने के लिए जिन जिन चीजों के जो जो एलिमेंट्स दरकार होते हैं, हमारे लिए दीन बहुत मुश्किल बना दिया गया। दीन का मतलब होता है इतना मुश्किल बात कि वो सीधा पुलसिरात की जहन में आता है, पुलसिरात के इतना डिफिकल्ट हमारा दीन है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि दीन को आसान करके पेश करें बच्चों के साथ, और फिर कुरान की चूंकि हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है और हमने उसको बहुत ही सीरियसली लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अल हिदाया के अम्ब्रेला के अंदर 100+ हाफिज बच्चे हो चुके हैं विद स्कूलिंग, माशाअल्लाह 100+ हाफिज बच्चे विद स्कूलिंग, जिसमें से अक्सर यानी मोर देन 70% हर साल तरावी पढ़ाते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ ऐसे हाफिज बनकर छोड़ नहीं दिया उन्होंने, वो हर साल तरावी पढ़ाते हैं, कोई 10 दिन की पढ़ाता है, कोई 3 दिन की पढ़ाता है, कोई 21 दिन, इतने रातों में वो कुरान करीम को मुकम्मल करते हैं। और इसके साथ साथ उनकी जिंदगी है वो एक अलग है, माशाअल्लाह। एकेडमिक्स में भी वो एक्सेलेंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुरान की हिफाजत की जो हमारी जिम्मेदारी का जो एकदम पहला मफहूम है, सबसे बड़ा मफहूम कि कुरान के वर्ड की हिफाजत, उसको भी हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और अल्लाह के फजल से ऐसे खुशनसीब बच्चे अल्लाह ने हमको दिए और उतने ही डेडिकेटेड और मेहनती पेरेंट्स अल्लाह ने हमको दिए, जिन्होंने अपने आप को भी और पूरे घर को खुराज में रखा और अपने बच्चों को हाफिज बनाने में जो जो डिफिकल्टीज थी वो सब उन्होंने उसमें उठाई। इस मौके पर मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे चेयरमैन सर का, इनका बच्चा भी माशाल्लाह हाफिज है। जब वो हिफ्ज कर रहा था तो इनके घर वाले यानी बच्चे की वालिदा और ये लोग उम्रे पर भी नहीं गए, ना उम्रे पर जाना है, ना गांव जाना है, या कहीं जाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा हाफिज बन जाए। तो ये कुर्बानियां हमारे पेरेंट्स देते हैं माशाल्लाह। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वी आवरसेल्व्स हैव सेंट डाउन द ज़िक्र, द कुरान, एंड वी आर देयर टू प्रोटेक्ट इट। ये थोड़ा सा जामियातुल हिदाया का खाका था, जिसमें हम बच्चों को नर्चर करने की कोशिश करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं ताकि वो दीन में भी आगे बढ़े, साथ साथ में जो दुनियावी सलाहियतें हैं, जो कंटेम्पररी स्टडीज हैं, जो भी उन्हें साइंस चाहिए, उन्हें मैथ चाहिए, उन्हें जो है वो एरोनॉटिक्स चाहिए, उन्हें एआई चाहिए, वो सब प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। और उसके लिए है हमारा अल हिदाया रेसिडेंशियल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिदाया रेसिडेंशियल स्कूल हमारा स्कूल जो बदलापुर में, जहाँ पर आप सभी मौजूद हैं। ये स्कूल का निर्माण 2019 में हुआ था, और जैसा कि जो मुफ्ती साहब ने पूरी तरह से बताया कि पहले हमारे पास 56 स्टूडेंट थे, लॉकडाउन का दौर था, अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी हैव अराउंड 150 स्टूडेंट्स। अल हिदाया हमारा जो स्कूल है उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास अल हिदाया जो एकेडमी ऑफ द कॉम्पिटिशंस है, जिसमें हम यहाँ पर बच्चों को जो नीट का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो बच्चे पढ़ाते हैं। उसके साथ में हमारे जो अल हिदाया जो पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर जो बच्चियों का भी निजाम है, जहाँ पर जो बच्चियां और बच्चे दोनों जो नर्सरी से लेके जो 10वीं तक तालीम हासिल
करते हैं। उसके साथ में उनको जो दीनियात का भी निजाम है, जिसमें उनको अरबी जो लैंग्वेज भी होती है, उसके साथ में उनको नाजरा भी जो पढ़ाया जाता है पूरा पूरा। उनका जो सिलेबस इस जो तरीके से जो बनाया गया है कि बच्चों को पहली से नर्सरी से लेकर 5वीं तक आते हैं तो उनका पूरा नाजरा हो जाता है। उनको और कहीं अरबी जानने की जरूरत ना हो, उनको कहीं मदरसे जाने की जरूरत ना हो, ताकि हमारे बच्चे एक ही जगह रह के हर तालीम हासिल कर सकें। जैसा हमारा ये स्लोगन था कि कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। ये था कि हमारे बच्चे जैसे जो हमारे जो भी बच्चे होते हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन जाते हैं, वहां से आने के बाद फिर बच्चों को अरबी जाना होता है, फिर अरबी जाने के बाद उनका जो होमवर्क होता है, तो बच्चों का पूरा दिन उसी में, जैसे एक इंसान जैसे जो काम पे होता है, जॉब पे होता है, तो उनका जो शेड्यूल होता है, तो हमारे जो बच्चों की जो जिंदगी उसी तरह हो गई, ये लाइन से गई कि नया काम उनके उसमें होता है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम एक ही जगह पे बच्चों को सारा निजाम देते हैं, ताकि बच्चों को बाकी चीजों, मतलब जो बच्चे हैं तो उनका जो बचपना भी है उसमें बच्चों का स्पोर्ट्स भी है, खेलना भी है, तो वो सब चीजों के लिए बच्चों को जो टाइम मिल सके। अब ये कुछ हमारे यहाँ पे जो फीचर्स है जो यहाँ पे हम बच्चों को प्रोवाइड तो करते हैं। हमारे यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच है, इसमें यह है कि हमारे यहाँ पे जो बुनियाद भी है उसके साथ में बच्चों को हल्के के तौर पर एवरी नाइट ईशा के बाद में बच्चों को जो दुआएं हैं, सुन्नतें हैं और जो नमाज के जो तरीके हैं वो सब बच्चों को जो बताए जाते हैं। और उसके अलावा में हमारे पास में जो बच्चे जो अपना SOF का आपने देखा होगा, ओलंपियाड का एग्जाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा हमने जो नीट का भी स्टार्ट किया है, 8 बच्चे हमारे जो 11th में है, तो उनको साथ में 11th के साथ में उनका नीट की तैयारी का निजाम रखा हमारे यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास जो 34 से हमारे यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होता है फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड, और हम वो बच्चों को हिप्स में लेते हैं, और 4th से लेके जो 7th तक का हमारा प्लान होता है, 4th, 5th, 7th 3 से 4 साल में एक तक हमारे बच्चे हाफिज होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे हमारे हिप्स के लिए आते हैं, तो उनको जो टाइम हिप्स याद करने के लिए जो टाइम एक दिन में मिनिमम 6 घंटा उनको देना होता है। तो उसमें जो सबक पर 3 चीजें उनको जो कंटिन्यू में लेके जानी होती है, तो हर चीज के लिए अगर 2-2 घंटा देंगे तो 6 घंटे होते हैं। तो उसमें हम लोग ये करते हैं, हमारा जो एजुकेशन है, हमारे जो सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, मराठी, हम वो बच्चों को सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट ही देते हैं, क्योंकि ये है कि जो मैथ अगर उनका बेसिक से जाएगा, अगर वो 9-10 में अगर मैथ्स पढ़ते हो, अगर बेसिक क्लियर है तो उनके लिए वो चीज आसान होगी। उसके अलावा जो साइंस का भी वही जो कंसेप्ट बच्चों को समझ में आनी चाहिए। और मराठी ये है कि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, अगर बच्चों को आगे MPSC और कोई भी एग्जाम में जाना है, तो अगर जो उनकी जो मराठी स्ट्रॉन्ग होगी तो उनके लिए आसानी होगी जो गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और इंग्लिश मीडियम हमारा स्कूल है, इसलिए एज ए लैंग्वेज हमने इंग्लिश रखा हुआ है। तो जो बच्चे हमारे हिप्स में होते हैं, हम उनको सिर्फ 4 जो सब्जेक्ट लेते हैं, उसके अलावा उनका टाइम पूरा जो हिप्स में जाता है पूरा उनका जो होता है। उसके अलावा हमारे पास में स्कूलों में जैसे बहुत से जो कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे एलोक्यूशन जो कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, उसके अलावा में हमारा एनुअल फंक्शन होता है जो इंशाल्लाह जो 22 फरवरी को होने वाला है। उसके अलावा हमारा साइंस एग्जीबिशन होता है, जिसमें बच्चे जो साइंस के साथ साथ में हमारे जो इस्लामिक जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे हमारे बच्चों ने जो जंगे बदर का एक मॉडल बना के उसको लोगों को उसका मैसेज दिया था, ये था कि हम 313 थे, वो टाइम पे हमारी तादाद नहीं थी, लेकिन वो हमारा ईमान था कि हमने वो जंग मुझे फतह की थी। तो वो सब चीजें हम बच्चों को उसके जरिए पेरेंट्स तक भी मैसेज हमारा पहुंचाते हैं। उसके अलावा हमारा एनुअल स्पोर्ट्स होता है, और उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बच्चे ये होता है कि सारे बच्चे एक ही लेवल के नहीं होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, और बहुत से बच्चे होते हैं बहुत अच्छे और कुछ मीडियम होते हैं। तो हमने ये किया, जो बच्चे हमारे पास जो वीक बच्चे होते हैं उनका हम AICU लेते हैं, मतलब उनका अलग से जो क्लास होता है जो हमारा इंग्लिश और मैथ्स का होता है। अगर बच्चे की इंग्लिश अगर बेहतर हो गई तो साइंस और बाकी सब्जेक्ट उसके लिए इजी हो जाएंगे, और मैथ्स तो वो तो आपको जो कॉन्सेप्ट वाइज लेके जाना होता है। तो जो वीक बच्चे होते हैं हम हर क्लास से जो 5 से 10 बच्चों का बैच बनाते हैं, और एक सेशन उनका मॉर्निंग में होता है 55 मिनट्स का, और एक सेशन उनका इवनिंग में होता है। अगर इवनिंग में मैथ्स होगा तो मॉर्निंग में मैथ्स होगा तो इवनिंग में उनका इंग्लिश का होगा। और उसमें यह है कि जो बच्चों का हमारा जो बेसिक है वो जो पढ़ाते हैं, अब ये बच्चों का बेसिक हो गया, देन वो बच्चे हमारे जो रेगुलर क्लास में बैठते हैं
फिर जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा वीक तभी दिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा जरूरत है, तो वो बच्चों को हम लोग आईसीयू में ले लेते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे खाने का जो निजाम है वो आप लोगों ने खाना खाया, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा खाना जो हम सबके लिए बनाते हैं वही हमारे बच्चों के लिए हो। इवन हमारे साथ जैसे बताया कि डॉक्टर सैयद सर या जो भी कोई मेहमान अगर आते हैं तो खाना तो वही होता है जो बच्चों का होता है, अलग से कोई खाने का निजाम हमारे यहाँ पे उनके लिए वो नहीं होता। अगर कोई भी मेहमान आए तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वही हम पेश करते हैं जो हम जो बच्चों के लिए बनाते हैं, और आप लोगों के लिए भी खाने का वही था जो बच्चों के लिए था। थोड़ा सा जो हिप्स को लेके वो सारा पहुंचा देंगे। हिप्स में हमारी ये कोशिश होती है कि टीचर्स हमारे अच्छे वेल क्वालिफाइड हो और तजुर्बेकार भी हो, क्योंकि हिप्स एक ऐसी चीज होती है जिसको पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने के बाद तजुर्बा आता है, और एक बच्चा हिप्स के लिए तैयार है या नहीं, इसके लिए उस्ताद को 1 साल लगते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि ये बच्चा एक पोटेंशियल फ्यूचर का हाफिज है। क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले शुरू में बच्चे को कुरान जल्दी याद होता है, बच्चा भी खुश होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन उस्ताद खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है ये तो अभी पहली चाल है, अभी इसने चलना शुरू किया है और ये सोच रहा है कि मैं परवाज कर जाऊंगा और ये मरहला बहुत आसान होगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जब उसके 5 पारे होते हैं और ये 5 पारे उसे हमेशा हर वक्त याद रखने होते हैं, फिर सबक भी चलता है। सबक का पारा आप लोगों ने शायद सुना होगा, पहले पारे में अगर मेरा 10वें पेज पे सबक है तो सुबह में 10वां पेज सुनाऊंगा, और फिर जब नाश्ते के बाद मैं बैठूंगा तो पूरे 10 पेज भी सुनाऊंगा डेली, और फिर आमोख्ता भी होता है, यानी पहले 30वां पारा भी यूज कर चुका हूँ, दोपहर में वो भी सुनाना है आधा पारा करके, कंटिन्यूअसली पूरे कुरान का दौर करते रहना है। तो जब तक बच्चे का 5-6 पारा नहीं हो जाता है उस्ताद खुश नहीं होता, उसे लगता है हाँ ठीक है ये भी नॉर्मल है। जब ये बच्चा स्पीड पिकअप करता है और कंसिस्टेंसी के साथ वो सुनाता भी रहता है, तब जाके बच्चा जो है उस्ताद थोड़ा खुश होना शुरू होता है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसे असातिज़ा दिए हैं जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बड़ी तजर्बाकारी के साथ हिफ्ज़ का निज़ाम चला रहे हैं। इस कैंपस में हमारे अब तक 3 हाफिज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह जैसे मैंने आपके सामने अर्ज की कि पहले एक 56 बच्चे आए, फिर 34 हो गए, फिर 56 हो गए, और फिर छुट्टी जो है वो कुरान के लिए बहुत घातक चीज होती है, बहुत खतरनाक। कुरान के लिए मीन्स कुरान को याद करने के लिए इन द करेक्ट वे, कुरान को याद और हिफ्ज रखने के लिए अगर मशगला छूट गया तो वो भूल जाता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी थी कि ये ऊंट की तरह है, इसे बांध कर रखोगे तो रहेगा, और अगर जैसे ही छोड़ दोगे ये कुरान सीने से चला जाए। तो छुट्टियां बहुत हो गई और मजबूरी में हमें छुट्टी देनी पड़ी। बहुत सारी कोशिश की हमने छुट्टियां अवॉइड करने की भी, लेकिन जब सारा ही ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ तो हमको फिर 2 सालों से ऐसा हुआ कि गर्मी की छुट्टियां और ईद की छुट्टियां, रमजान, ये टकरा गई, तो जिसकी वजह से एक कभी कभी तो हमें 50 दिन तक की छुट्टी देनी पड़ी। और ये 50 दिन की छुट्टी ये एक हाफिज के लिए आप अगर थोड़ा बहुत भी इससे वास्ता है तो जानते होंगे कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। तो बहरहाल अब हमारे बच्चे ट्रैक पर आ रहे हैं, तो उम्मीद है अगले साल कम से कम हमारे 4 से 5 बच्चे हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह। एक बच्चा जो हमारा हाफिज बना है, जो अभी 2nd नंबर का जो हाफिज है माशाअल्लाह, उससे सिर्फ 21 महीनों में 18 से 21 महीनों में पूरा कुरान हिफ्ज किया, अभी वो 9th स्टैंडर्ड में है। और एक और बच्चा है जो एक बहुत बड़े स्कूल के ओनर का होता है, उनके यहाँ भी हिफ्ज का निजाम चल रहा था, वो भी माशाअल्लाह हमारे पास ही इसी साल हाफिज हुआ है। तो ये हिफ्ज का निजाम है। हमारा आलिमियत का भी निजाम आगे शुरू करने का इरादा है, क्योंकि स्कूल के साथ साथ हमारे जो है वो तलबा वो आलिमियत भी पढ़े, उसका एक स्ट्रक्चर है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। इंशाअल्लाह जब हम उसको लॉन्च करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रांसलेशन और उसका तर्जुमा और तफसीर वगैरह का, हाँ, कुरान का ट्रांसलेशन और उसका तर्जुमा हम बच्चों को जो जरूरत की सूरतें हैं उनका पढ़ाते हैं, क्योंकि कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ने से ज्यादा जरूरी एक बच्चे के लिए, मेरी बात को वैसा ही समझिएगा, एक बच्चे के लिए ये होता है कि उसे जरूरी दीन की बातें मालूम हो। जो बच्चा अभी छोटा बच्चा है उसे मसाइल, उसे फराइज पता है नहीं पता है, उसकी नमाज हो रही है तो किन चीजों से उसकी नमाज टूटेगी या नहीं टूटेगी, नमाज होगी या नहीं होगी, तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो बेसिक अकीदे वाला मसला है, फराइज वाला मसला है, दुआओं और सुन्नतों वाला मसला है, पहले इसको हल करते हैं,
फिर जब बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं तो उनको कुरान की सूरतें तर्जुमे के साथ ही पढ़ाते हैं। ये हमारा इसका सिस्टम। आगे बढ़ते हैं सर आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे गांव में जो स्कूल है उसमें ये है कि इस्लामिक स्टडीज जो प्लस हमारा मॉडर्न अपना एजुकेशन है उसमें बच्चों को जो नूरानी कायदा नाजरा और जो दिनियात के साथ में उनके जो तरबिया का भी जो लेक्चर होता है उसमें ये होता है कि हमारे वीकली 2 लेक्चर्स होते हैं जिसमें जो बच्चों की जो तरबियत के तौर पर होते हैं उनमें जैसे ये कि हमारी जो दिनियात की टीम है उनकी तरफ से उनको पहले ही टॉपिक दे दिए जाते हैं कि ये हफ्ते में आपको बच्चों से ये टॉपिक पे बात करनी है। जैसे कि सभी हो गया उस्तादों की इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, या फिर जैसे हमारे जो करंट टॉपिक्स हमारे होते हैं तो महीने के साथ उनको जो टॉपिक दे दिए जाते हैं वो हमारे बच्चों को, और वहाँ के हमारे जो दुनियात के स्टाफ है जो मौलाना है वो हफ्ते में 2 दिन वो टॉपिक पर उस्तादों से भी बात करते हैं और जो बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि हमारे उस्तादों का भी मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वही है जो बच्चों को जो सही रास्ता दिखाएंगे और उनके लिए उनके जो रहबर होंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो इस्लामिक स्टडीज के साथ में 4 से लेके 8 तक का एक निजाम है, और उसके अलावा हमारे पास में जो मैंने बताया था हमारे 4 से बच्चे जो हिफ्ज के लिए भी आते हैं, हमारे पास अजमेर का भी निजाम है, और उसके बाद में हमारे पास में 11 जो 12 के साथ में जो नीट का भी निजाम है। उसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसमें हम बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स में जो इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट्स के लिए भेजते हैं, और इसके अलावा हमारे बच्चे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टूर्नामेंट्स होते हैं जो DSO होते हैं तो हमारे बच्चे उसमें भी जो पार्टिसिपेट किया, हमारे लास्ट ईयर बच्चे फुटबॉल में और वॉलीबॉल, स्केटिंग, रेसिंग और स्विमिंग, ये 4-5 बच्चों ये 4-5 इवेंट में हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स भी खेलने गए हैं। ये उनका जो पहला साल था अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे किसमें जो विनर तो नहीं बट अल्हम्दुलिल्लाह क्वार्टर फाइनल तक हमारे बच्चे पहुंचे हैं। उसके अलावा ये कि जो मुंगरा में और कहीं भी हमारे इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट होते हैं तो हमारे बच्चे वहां जाते हैं। अभी अंबरनाथ में जो तकरीरी मुकाबला हुआ था उसमें जो नेशनल उर्दू स्कूल की तरफ से था, हमारे बच्चे उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। अब ये है कि आपको यहाँ पे दाखिला लेना कैसे है, तो उसका प्रोसीजर मुफ्ती साहब मैं थोड़ा सा आपके सामने एडमिशन का प्रोसीजर बता दूं। हमारी वेबसाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव है, तो इसमें हमारे पास जैसे कि सर ने पहले बताया 4 प्रोग्राम्स हैं। नॉर्मल स्कूल प्लस दिनियात, स्कूल दिनियात प्लस हिफ्ज, ठीक है, ये हमारा 4 से 8 स्टैंडर्ड तक चलता है। फिर स्कूल प्लस दिनियात प्लस 10 to 12 स्टैंडर्ड, और स्कूल प्लस नीट की बेसिक प्रिपरेशन जो आगे चल के इंशाल्लाह फुल फ्लेज हम उसको करने वाले हैं, और इसके साथ में दिनियात। ये 4 हमारे मेन जो है वो यानी 4 हमारे प्रोग्राम्स हैं। वो सेलेक्ट करना होता है, एप्लीकेशन करनी होती है, उसके बाद हर बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो ऑफलाइन ही होता है, ताकि हम ये जज कर सकें कि इस बच्चे पर हमें किस एस्पेक्ट से मेहनत करनी है, कैसे कैसे संवारना है। हम उसमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हम ये भी पूछते हैं कि आपके अम्मी अब्बू कितनी देर मोबाइल पे लगाते हैं, और आप घर पर दादी का मोबाइल यूज करते हो या दादा का मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, और आपको जंक फूड कौन खिलाता है, और आपके दोस्त कैसे हैं, उनके नाम क्या है, नाम से पता चल जाता है। जो हम जानना चाहते हैं कि नाम बताइए उनका। फिर मोबाइल में आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम उनसे पूछते हैं, और उसके बाद फिर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इस बच्चे को प्रोवाइडेड कि उसने स्कोर कैसा किया है एकेडमिक्स में, हम उसके हिसाब से उसकी क्लास को डिफाइन करते हैं। पेरेंट अगर राजी है तो ठीक है, और अगर नहीं राजी है तो बहरहाल। उसके बाद जो है वो फीस उन्हें भरनी होती है। फीस में हमारी फीस की स्टार्टिंग है 1,05,000 रुपए से, ऑल इंक्लूसिव 1,05,000 रुपए में हम बच्चों को यहाँ रहने की हर जरूरत उनकी पूरी करते हैं, एक्सेप्ट फॉर पिकनिक, क्योंकि हम कभी पिकनिक जाते हैं और कभी कभी धमकी देते हैं कि नहीं जाएंगे, तो ये पिकनिक के लिए पे अलग से करना होता है। इसके अलावा सारी चीजें इंक्लूडेड है। हिफ्ज के लिए अगर आपको हिफ्ज में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो हम उसके लिए 1 महीने की 1,000 रुपए फीस एक्स्ट्रा लेते हैं आपसे, जो कि 12 महीने की होती है, थोड़ा सा सीरियसनेस आने के लिए, और चूंकि उसमें बहुत अलग मेहनत लगती है, तो इसके लिए हिफ्ज के लिए अलग से ही फीस है। इसमें हम डिस्काउंट भी करते हैं, माशाल्लाह देखकर करते हैं। हाईएस्ट डिस्काउंट जो हमारा होता है उसकी कैटेगरी फिक्स है,
वो फिक्स कैटेगरी ये है कि वालिद आलिम होना चाहिए या जो कफालत कर रहे हैं उनके वो आलिम हो और दरसो तदरीस में उनका मशगला हो, दीन की तालीम को पढ़ना पढ़ाना उनका मशगला हो। ऐसे असातिज़ा को हम 25% तक का डिस्काउंट देते हैं ऐसे पेरेंट्स को, उनके बच्चों को और ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए। जबकि हमारा जो नॉर्मल स्कूल है गांव में, जो डे स्कूल है, उसमें ऐसे लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा हैं, इसकी वजह से हम उतना ज्यादा डिस्काउंट उनको नहीं दे पाते। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है और उसके बाद एनरोलमेंट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर प्लान्स में कुछ मैं बता देता हूँ, फिर सर भी बताएंगे। जामियातुल हिदाया एक्सटेंशन जो सबसे एक नंबर पर है, उसमें हमारा विजन ये है आगे चलकर कि हम इसको आलिमियत तक ले जाएं, मुफ्ती का कोर्स भी यहाँ पर कराएं, पीएचडी कराएं, इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो भी कराएं। फिर हम उलमाए किराम को यहाँ लाकर उनको किस तरह से हम मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, उसको भी हम यहाँ ऑफलाइन रखकर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये भी हमारे फ्यूचर प्लान में है। अल-गाज़ी यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, लॉकडाउन के एक दिन पहले वो जो गेट पे आपने एक छोटा सा झोपड़ा देखा है, ये हम लोगों ने तय कर दिया था कि यहाँ पर चैरिटेबल क्या कहते हैं क्लिनिक खोल देंगे, क्योंकि वो बेस होता है फाइल सबमिट करने के लिए आपके पास कुछ है या नहीं। वो तय कर दिया था, नाम भी अबू साद सर ने तय कर दिया था। और फिर ऐसा हुआ कि लॉकडाउन आया और सर का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको करके रहमत फरमाए। और उसके बाद ये ख्वाब अभी ख्वाब है इंशाल्लाह, हमने इसे ख्वाब होने से अलग नहीं किया है, इंशाल्लाह ये भी हमारा ख्वाब रहेगा। और इसके अलावा आप भी जाते इसके अलावा जो कॉलेज मैनेजमेंट्स हैं एंड बिजनेस स्टडीज, जैसे ये कि एमबीए वगैरह या बीबीए वगैरह कोर्स इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। उसके अलावा ये है कि हमारे जो एकेडमी ऑफ जो कॉम्पिटिशंस है, हम जो हमसे जो भी नीट को लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके जो हमारे जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, या हमारे पास जो स्पेस है और इंशाल्लाह हमारा जो टीम भी होगी, तो वो चीज को हम लोग जो पूरी तरह यूज में लेते हुए जो बच्चे जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उसका पूरा इंतजाम हम लोग यहाँ पे करने का हमारा है। उसके अलावा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भी इरादा है इंशाल्लाह उसको भी ये बहुत एक अहम स्लाइड है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपनी बैठक को एडजस्ट करके थोड़ा सा और तवज्जो दें कि आप हमारी मदद किस तरह कर सकते हैं। इसमें हमने जो अपने तौर पर सोचा है वो कुछ चीजें हमने इसमें लिखी हैं कि एनरिच अस विद योर एक्सपर्टीज। आपको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ सलाहियतों से और मुख्तलिफ डोर्स आपके लिए अल्लाह ने ओपन किए हैं। उन तमाम दरवाजों में जैसे आप दाखिल होते हैं, हमारे लिए भी रास्ता बना दीजिए। ये जो आपकी एक्सपर्टीज है, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई, हमारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो गई, ठीक है, हमारे एडवाइजर आप बन जाए कि भाई ये चीजें स्कीम आ रही हैं, इसका हम इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। आप जो है वो जो पेरेंट्स फीस नहीं पे कर सकते हैं, आप उनको अडॉप्ट कर लीजिए कि आपकी फीस हम पे करवाएंगे माशाल्लाह, इस रास्तों से इन सोर्सों से हम पे करवाएंगे। इससे पहले कि हमारे पास इंडिविजुअल तौर पर ऐसी मेहनत हुई है, तो हमने लेटर हेड पर लिखकर दे देते हैं कि ये बच्चा है हमारे पास पढ़ रहा है, इतनी फीस की फीस है। तो माशाल्लाह कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप चाहे तो उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं या करा सकते हैं। बुक वगैरह है, कोई डोनर है आपके पास जो कि जिसकी कमाई हलाल होगी, बहुत जरूरी है, तो वो उसके जरिए आप किताबों को भी यहाँ पर सदका जारिया के तौर पर, कभी कोई पुराने घर में किसी का इंतकाल होता है, बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है, कहाँ दे समझ में नहीं आता, फिर वो रखे और खराब हो जाती है, वो हमारे पास भिजवा दीजिए, इंशाल्लाह उन किताबों का अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। और आप हमारे कैंपस के बारे में लोगों को बताएं, स्प्रेड द वर्ड, सबको बताएं कि एक ऐसा इदारा है जिसके बारे में आप जानते नहीं है। आप हमारे बारे में जो है वो फीडबैक वीडियोस आप यहाँ तशरीफ लाए, आपको कैसा लगा। हमने पहले दिन ही ये प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं किया कि पहले हम ये चाहते थे कि आप हमारे बीच में रह ले, थोड़ा कुछ हमारे बच्चों को भी जान ले। और अगरचे ये वैल्यू और देखने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं हमारा दिल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और हम बहुत ही अच्छी खैरखाई के साथ हमने ये इसको कबूल किया है। और ये स्ट्रक्चर के बारे में मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये सारा तबेले का स्ट्रक्चर है। ये तबेला था पूरा, और इसमें एक तबेले में एक पिट ऐसा था जिसमें 700 ट्रक मिट्टी डाली गई है, वो जो उनका जो डंक का पिट होता है उसके अंदर। तो इसको हमने पहले सोचा कि पूरा बनाएंगे तो बहुत कम लगेगा,
तो इसको यूजेबल बनाया वो साथ साथ जो थे हमारे तकरीबन उसमें भी 2 करोड़ तक का खर्चा अब तक आ चुका है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लिवेबल बनाने के लिए, यूजेबल बनाने के लिए। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि डॉर्मेटरीज में स्लोप अनइवन है, ऐसा स्लोप तो होता नहीं है। एक्चुअल में ये तबेला था, तो अल्लाह ने देखिए इसकी भी किस्मत को जो है सवारा। अब यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। फिर आप जो है वो फीडबैक वीडियोस बना सकते हैं, गूगल मैप पर हमारा मौजूद है माशाल्लाह, प्लेस एडेड है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और आपके जहन में कोई इस तरह के अच्छे आइडियाज हो उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम एक गूगल फॉर्म बना देंगे आप लोगों के जाने से पहले ही, और उस गूगल फॉर्म में वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे कि आप किस किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। कल हमारे पास माशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया, तैयबा क्या कहते हैं, तैयबा तिब्ब नबी के अजमेरी साहब हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छा प्रपोजल आया, एक सर के साथ अभी भी हम लोग बैठे हुए थे। तो इस तरीके से माशाल्लाह लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग पढ़ाना चाह रहे हैं। आप हजरात भी उस फॉर्म को भरकर जो अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी एक्सपर्टीज और आप किस तरीके से इस इदारे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह आप अर्ज गुजार फरमा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अब कोई सवाल या कोई क्वेरी है तो उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। सिलेबस हमारा 8th स्टैंडर्ड तक हम सीबीएसई बेस्ड करिकुलम फॉलो करते हैं और 9-10 से हम महाराष्ट्र बोर्ड पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो एफिलिएशन है अप्रूव्ड वो महाराष्ट्र बोर्ड से ही, तो स्टेट बोर्ड से ही है, एसएससी बोर्ड से। जी सर। हाँ हाँ जी। अभी सर हमारे बच्चे जो है वो हमारे स्कूलिंग एज में है, तो एमपीएससी के एग्जाम अभी उनको हमने इतना अप्लाई नहीं किया है। अगर ये कुछ ऐसे होते हैं जो हाँ हम उनका एक्सपर्ट को जो लेक्चर जो रख सकते हैं, अगर कोई टीम अगर ऐसी हो कि हाँ यहाँ बच्चों को वो चीज की काउंसलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये है कि जो हमारे जो बच्चे हैं अब जैसे उनको यहाँ पे दोनों चीजों का निजाम है, उनका फिक्सपा भी है और इस्लामियात भी है, तो उसमें ये कि हम वो चीज पे अभी इतना फोकस नहीं दे पाए, बच्चे छोटे हैं। एमपीएससी वगैरह वो आफ्टर या तो 10th होता है या 12th होता है, तो हमारे पास अभी बच्चे जो वो छोटी एज के हैं। इंशाल्लाह जैसे ये 11वीं-12वीं के बच्चे जो होंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए हमारा जो निजाम होगा ताकि उनको भी वो चीज से अवॉइड किया जाए। एग्जाम जो होते कैसे है, क्या क्या जो कोर्स होती है जी इंशाल्लाह। मीडियम ऑफ द स्कूल इंग्लिश में टोटल इंग्लिश या उर्दू है सब्जेक्ट लैंग्वेज या रिगार्डिंग चैरिटेबल क्लिनिक के ताल्लुक से आपको ये जो भी गाइडेंस है इसमें ऑलरेडी चैरिटेबल क्लिनिक है, अच्छा डेंटल और पैथोलॉजी, उसमें एटलीस्ट फर्स्ट मंथ जो है मैं टोटल जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेडिसिन है वो मैं इंशाल्लाह आपको डोनेट करूंगा। एवरी मंथ जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो बैतुलमाल डेवलपमेंट सेंटर है, एवरी मंथ इंशाल्लाह 10,000 रुपये आपकी क्लिनिक के लिए दूंगा। माशाल्लाह ये नकद 4 महीना हो गया। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है तो फिर अगर आप मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं बच्चों के लिए, कैंसर अवेयरनेस चाहते हैं, तो हमें उसके पहले हमारी यूनिट को लिखना पड़ेगा, तो हम आपकी वो कैंसर अवेयरनेस कर पाते हैं। लेकिन करना है या नहीं, ये गवर्नमेंट का तरफ से एनसीसी होता है, तो आपको एक कमरा लेना होता है, लेटर लिखिए, हम लोग रजिस्टर है जो भी अपना ऑलरेडी वो संडे ट्रेनिंग होती है, हमारे ये जाता है आसानी। आपको जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट से लेना है और अपने बच्चों की खातर पर करना है, सब परेड ग्राउंड भी है, तो ये टीचर आपके बच्चों को ट्रेन करेंगे, जिसको एक बेड का खर्चा नहीं है। हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट
महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे आपका कंपटीशन होगा और हमारे बच्चे अगर महाराष्ट्र कलेक्टर में और नेशनल लेवल तक जा सकते हैं क्योंकि मेन स्टेट में टीम के साथ एयरपोर्ट से भी आती है मौलाना हाफिज दत्ते ये हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर बंधु जैसे सीधा बोर्ड पे लिख देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होना है तो हमारे यहाँ बुक भी लगते हैं बुक भी लगते हैं स्टिक करने वाला भी लगता है तो हम ये ना सोचे कि हमारे पास जाएगा तो सिर्फ बॉर्डर पे जाएगा वो ड्राइवर भी लगते हैं हम लोग ए कैटेगरी देखते हैं बी कैटेगरी सी कैटेगरी में भी सेलेक्शन होता है नॉलेज हम आपको दे देंगे अगर पहले एनसीसी यूनिट करेंगे तो बच्चों का माइंड बनता है कि हमें देश से वाले करना है जो आपने बताया रिलेटेड मेरा भी सजेशन है कि आर्मी के अंदर जो अपने हाफिज आर्मी होते हैं इनके लिए डायरेक्ट नायब सूबेदार के पोस्ट होते हैं सही होता ना तो उनको सिपाही रैंक में नहीं लेते हैं इनकी डायरेक्ट इनके नायब सूबेदार भर्ती होती है और जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं और हमारे महाराष्ट्र में तो कई बच्चों को जाकर देखा नहीं है और ये साल में एक दो बार इसके ऑडिशन निकलते हैं हर घर में एक आलिम की या मौलवी की जरूरत होती है और उसके लिए आप क्वालिफाई होते हैं उसके फिजिकल ऑलरेडी है हमारे कॉलेज सिस्टम बताया आपने उस तरफ से हम उसको डेवलप करके अपने बच्चों को डायरेक्ट जूनियर ऑफिसर के रैंक में हम दे सकते हैं और वहाँ पर जैसे बताया कि हर कोई वहाँ पर बंद को लेके कपड़े पहने जगह में रखता नहीं नेक्स्ट का मैं एक बार इंजीनियर का ऑफर में पूरे 16-17 साल नौकरी किया है टेलीकम्युनिकेशन किया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया है वहाँ इंजीनियरों की जरूरत है झाड़ू आने की जरूरत है तो जिस तरह से क्वालिटी को सिलेक्शन होता है और ये एनवायरमेंट में जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और मोहब्बत दिखाई Okay, that's great. That 6 months, they will be very our social status is very different. Right also. Indian figure I was thank you very much. Thanks for great नौकरी मिलने का विषय दूसरा है लेकिन 4 साल में कम से कम 22 लाख रुपये कमा क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे कि हमको वरीयत बनने की तो अगर हमारे बच्चों को 4 साल के लिए भेज देंगे जरूरी नहीं कि आपको बड़ा करें तो भी हमारे बच्चे सीख कर आ जाएंगे अपने यहाँ पर ट्रेनिंग लेके और पैसे भी लेके आएंगे और हमारे बच्चों को नौकरी भी मिलेगी तो हम देश भाई का अच्छा काम भी कर सकेंगे और हमारे गाँव के बच्चे बढ़िया से बन जाएंगे क्योंकि आज टुकड़ों पे चौराहों पे यहाँ गाँव में से बारहवीं से तो मैं तमाम लोगों से जो यहाँ आए एनजीओ की तरफ से तो उस तरफ भी एक ध्यान दीजिए कि नहीं हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब से गए लोग ज्यादा चाहिए हमारे लोग बहुत कम जाते हैं तो उसके लिए कोशिश कीजिए हमारे
मैं एक्चुअली आपको जो बुक्स की लिस्ट दीजिए और उस लिस्ट में कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है वो दे दीजिए, सो दैट हमारी तरफ से ज्यादा बुक्स देने की आप कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता ये हमेशा के लिए अपने कमाई को बाकी रखना और आखिरत में। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं ताहिरा सैयद मक्का फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। मैं ये बोलूँ दीनी किताब में आप लोगों को जो भी चाहिए आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन ये किताब जी जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इस तरीके से मोहब्बत का यहाँ पर सबूत दिया। देखिए अदारा जो होता है, इंस्टीट्यूट जो होता है, वो इंस्टीट्यूट की उम्र बहुत ज्यादा होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर अदारा जो बनता है ना तो वो जनरेशन तक चलता है और आने वाली जनरेशन उसके ऊपर नाज करती है कि जिसने उसके फाउंडेशन के लिए मेहनत किया, जद्दोजहद किया, उसका अजर अल्लाह ताला कितना लंबा देता है कि वो सैकड़ों साल तक 300 साल तक ये अदारा हो गया और अभी तक लोगों की नजरें उसके ऊपर है कि वो उस जैसा अदारा हमारा भी होना चाहिए। तो अदारा की तामीर में, अदारे के प्रमोशन में अगर हमारा हिस्सा लगता है तो कितना बड़ी चीज हो सकती है। ये जमाना ऐसा चल रहा है जहाँ पर चोर का दोस्त है, लुटेरे का दोस्त है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छा अच्छे का दोस्त नहीं। या अच्छा अच्छे का दोस्त तब बनता है जब अच्छा अच्छी बात को तस्लीम करता है, अच्छी बात को प्रमोट करता है। हम यहाँ पर हर बैठा इंसान यहाँ पर अदारा नहीं बना सकता है और अदारा बनाने के लिए बहुत कुर्बानियां लगती है, बहुत जद्दोजहद लगती है और बहुत माल लगता है। लेकिन इनके साथ हम लोग मिलकर इनका हाथ तो उठा सकते हैं। हाथ बढ़ाना मतलब जैसे हम इसको प्रमोट करेंगे, जैसे हमारे लोग करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, लोगों के जरिए इस अदारे को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। हम इस महफिल से ले कि कैसे हम इस अदारे को मैक्सिमम लोगों तक के इसकी बात को पहुंचाए, क्योंकि एक का दुख का ऐसे हमारी कम्युनिटी में लोग होते हैं जिनको दीनियात बोर्डिंग की स्कूल की रिक्वायरमेंट है। खासतौर पर जैसे अब्दुल मुतल्लिब साहब जिस इलाके में रहते हैं, अंधेरी में, मरोड़ में, घाटोपर में, बम्बई में, साउथ मुंबई में, बम्बई के करीब में इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल अभी तक लोगों के तस्वुर में नहीं है अवेलेबल। लेकिन इस अदारे को जब मैंने भी देखा तो मुझे पता चला कि ऐसा स्कूल है जिसको हम अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि माल की थोड़ी कमी है। जैसे जैसे इंशाल्लाह अदारा ग्रोथ होगा, सेल्फ सस्टेन होगा, देखो उसकी फीस वगैरह जो है उसमें बच्चों की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमको उसके डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह वो सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। और जैसे इनके अजाइम है, यूनानी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, एमबीए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हमारे लिए एक सपना ही रह सकता है, लेकिन इन्होंने इसकी बुनियाद डाल दी है कि इनके लिए बड़ी आसानी का काम हो सकता है और हो सकता है कि अल्लाह ताला इसका जो हमको भी दे दे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अलग अलग अपने इलाकों में जब कल जाए तो इस बात को एक अपने साथ में लेकर जाए कि इस अदारे को हमको जो मैसेज हमको यहाँ से मिला है उसको पहुंचाना है। मैं मुफ्ती साहब का और उनके साथी का आकिब साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमारी हॉस्पिटैलिटी भी की और आपके सामने अदारे को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। यहाँ पर इस अदारे के चेयरमैन सैयद कलाम साहब भी मौजूद है, कलाम अंजर साहब भी मौजूद है जो कि इस अदारे के बानी भी है और इस अदारे को भिवंडी, कल्याण, औरंगाबाद, मुंबई के 3 इदारे और ये इदारा ऐसी जगह पे अदारे चल रहे हैं। माशाल्लाह 60,000 बच्चे अंडर एजुकेशन चल रहे हैं। यहाँ पर 60,000 बच्चे अदारे के अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में यूनिवर्सिटी के बराबर है। अगर ये सारे अदारों को कैलकुलेट किया जाए 100 से ज्यादा लोग हाफिज बन चुके हैं और माशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज में हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सैयद कलाम साहब से, डॉक्टर कलाम साहब से कि वो आए और अपने कलमात मसाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने, हमारे जाकिर साहब ने, हमारे अजीज दोस्त प्रोफेसर हसन गुलामी ने हमें आप लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इतने जिम्मेदारां एक साथ में एक वक्त में हमको खिदमत करने का मौका दिया। बहुत बड़ा एहसान है।
उसके बाद में आपको यही की बात है कि बच्चे हैं यहाँ पे रह रहे हैं करने नहीं होगी, उसके लिए मैं आपको अपने मदद को चाहूंगा कि अगर कोई चीज की कमी नहीं हो क्योंकि हमारी पहली शुरुआत है तो उसके लिए मुझे माफ करें। और वक्तन को वक्तन आप लोगों के जहन में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा मशवरा हो जिससे उम्मत को फायदा हो, क्योंकि यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो सिर्फ उम्मत के लिए सोचने वाले लोग, हिम्मतें बल वही करता है जो उम्मत के लिए सोचता है, अदरवाइज हाथ में रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो हजरात बैठे हुए हैं वो सिर्फ उम्मत की खिदमत करने के लिए बैठे हैं, जो जिस लाइन से करना चाहता है उसकी कोशिश में है। तो जब भी कोई ऐसी चीज हो जो आप लोगों के जहन में आवे कि हम यहाँ से कैंपस से उम्मत को ये चीज दे सकते हैं, तो हमेशा आपका वेलकम है, आपका खुशामदीद है कि आप कोई चीज को बताओ। अब मैं आता हूँ अभिनय की बुनियाद क्यों और कैसे पड़ी, हमारा मकसद क्या था। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हूँ, मैंने मालेगांव से 90 में प्रोग्रेस का पास करके निकला, मुंडा में दवाखाना में प्रैक्टिस करता हूँ। उसी दवाखाने की ओपनिंग में हमारे दोस्त शेख अबूसा, जिनको आप सामने पोस्टर पे देख रहे हैं, जो आलिम नहीं है बल्कि MBA है, अलीगढ़ में MBA किया था और 14 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब किया था एज मार्केटिंग मैनेजर। और उसके बाद फिर जो है वो टेली को लॉन्च की और वो मेरे क्लिनिक में रोजाना आया करते थे। तो हम लोग बैठ के सोचते थे कि रमजान भाई आप अपने बिजनेस में लगे हो, प्राइवेट बिजनेस में लगा हो, कुछ उम्मत के लिए किया जाए, ये सोच को कि क्या किया जाए। तो हम लोग बैठे बैठे ये सोचे कि मुसलमानों का 1000 साल का एक गोल्डन एरा गुजरा है, जिसमें जितनी इन्वेंशन है, जितनी तहकीकात है, जितनी चीजें हैं, वो मुसलमानों की ही देन है, वो मुसलमानों की ही देन है। तो आज हम क्यों एक डोनर से जो हमेशा हमने डोनेट किया है, आज हम लेने वाले बन गए, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है हम लोगों ने जो सोचा कि हमने जो है तालीम को, जो कि हमने नहीं बांटा है, कुछ लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया, उसको 2 हिस्सों में डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है, एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम। जबकि तालीम सिर्फ 2 ही किस्म की होती है, एक वो तालीम जो फायदेमंद हो और दूसरी तालीम जो नुकसानदेह हो, तीसरी कोई तालीम नहीं होती। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा होता है कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाओ। आजीज जो है मदीने और मक्के में थी, तो चीन तक जाने की क्या जरूरत थी? तो इसी तालीम के लिए तो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ये दीन है तो कुरान से अलग नहीं है। आज जितनी रिसर्चें हो रही हैं, अगर आप देखेंगे ये तमाम रिसर्चें जो है वो कुरान से ही है, आखिर में उसकी एंड जाए कुरान से होता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहां पे एक ही छत के नीचे बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी दें और उनको दीनी तालीम भी दें, ताकि हमारे बच्चों को कुछ खेलने का मौका मिले। उस पर हम लोगों ने एक ड्रामा भी बनाया था, अहमद बेचारा। एक ड्रामा हमारा था, हमारे मुफ्ती साहब ये वहां बैठे हुए हैं, उन्हीं के दौर का ड्रामा है। उसमें हमने ये पेश किया था कि एज ए मुस्लिम हमारे बच्चे को रिक्वायरमेंट है कि उसको कुरान पढ़ना आवे, उसको नमाज का तरीका आवे, उसको दीन के बारे में कुछ न कुछ मालूमात हो। दूसरी ये है कि हर आदमी आज चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, हर एक ख्वाहिश है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक ख्वाहिश है। तो अब ये दोनों चीजों को हम देने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारा बच्चा, जब इन लोगों ने कुछ बताने की कोशिश की, एक हमारा बच्चा जो ये नर्सरी या जूनियर केजी में आता है, वो बच्चियां पहली में अगर जाता है तो बच्ची की उम्र होती है 6 साल, मैक्सिमम 6 साल बच्ची की उम्र रहती है। 6 साल का बच्चा माए सुबह में उसको उठाती है 7 बजे, 6:30 बजे उठाती है, बेटा उठ जाए स्कूल जाना, और वो आंख मलते हुए गोद में ले करके कैसे कैसे करके उसको स्कूल तक पहुंचाती है। वहां से बच्चा 12:30 से 1 बजे तक छुट्टी होता है, वहां से घर आता है। आने के बाद कुछ खिलाती है, कुछ बच्चे नखरे करते हैं, उसके बाद जो है उसको अरबी भेज दिया जाता है। 2 घंटा अरबी में लगता है उसको, 2 घंटा अरबी पढ़ता है, लेकिन 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए बच्चे का वेस्ट होता है। उसके बाद शाम में जो है बच्चा आता है, उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि होता है बेटा ट्यूशन चले जाओ। हमारा एक जोर पकड़ा हुआ नर्सरी के बच्चों को भी ट्यूशन डाला जाता है। तो अब उसके बाद बच्चा हमारा 2 घंटा ट्यूशन में है। एक बच्चा सुबह 7 बजे से उठ करके और ये 9 बजे तक का इसका प्रोसेस चला। 9 बजे के बाद जब बच्चा घर पे आता है, तब उसके बाद उसके पास 3 होमवर्क रहते हैं, स्कूल का होमवर्क, अरबी का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क।
ये तीनों बच्चे के लिए होते हैं। अब उसमें सबसे अहम क्या होता है, स्कूल का होमवर्क। तो कोई किसी भाई ने काम कर दिया, किसी माँ ने उसको पूरा कर दिया, किसी और पूरा कर दिया, ताकि बच्चे को डांट ना पड़े, उसके लिए उसका होमवर्क पूरा कराया जाता है। अब हम ये सोचिए कि हम आज लोग जो एक जिम्मेदारान शहरी हैं, जिम्मेदार काम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा कोई जॉब नहीं करता, उसके बाद आदमी थक जाता है और अपने बच्चे को जॉब कितना 10 घंटे की दे रहे हैं, पूरे 12 घंटे की, 14 घंटे की। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा क्या बनेगा? इसी सोच को देख करके हम लोगों ने ये किया कि हम अपने स्कूल में नाज़रा कुरान, दीनियात, ये तमाम चीजें हम अपने स्कूल में बच्चों को देंगे, ताकि हम 1 घंटा रिक्शा लेते हैं, जैसे और स्कूल 12:30 बजे तक चलता है, हमारा 1 बजे तक चलता है। हम बच्चों को कुरान अपने स्कूल में पढ़ा देते हैं, दुआएं जितनी हम सब स्कूल में याद करा देते हैं, और एज अ लैंग्वेज अरबी वो भी हम अपने बच्चों को देते हैं, जो 1st से 5th तक पाई जाती है, और उसके बाद बच्चा हमारा 6 से 9 लेवल पूरी पढ़ता है। तो इससे ये होता है कि हमको बच्चों को जो है अरबी मदरसे या अरबी मकतब में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा बच्चा जब 1 बजे 1:30 बजे घर पहुंचता है तो उसका अरबी का काम हो चुका रहता है, उसका जो है स्कूल का काम पूरा हो चुका रहता है। फिर उसके बाद वही बच्चा जो है, सिर्फ जो लोग चाहते हैं शाम में 2 घंटे के लिए ट्यूशन भेजे, लेकिन 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक बच्चे को खेलने का मौका मिलता है, और बच्चों का ग्रोथ खेल से ही होता है। अगर बच्चों को खेलने का मौका दे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। इसमें जो लोग डॉक्टर हैं, जिम्मेदार जानते हैं कि बच्चों की ग्रोथ कैसे होती है। अब इसके बाद बच्चा हमारा जो इस तरह से हम लोगों ने एक प्लान किया, और वो प्लान का इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने मुमरा से शुरू किया। एक छोटी सी प्रीमाइसिस रेंटल बेस पे लेकर के, जिसमें 9 बच्चे सिर्फ थे, उन 9 बच्चों से हमने शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7000 बच्चे हैं, 450 का स्टाफ है, और हमारे पास कम से कम जो है 120 उलमा है, जो मतलब अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम, कुरान और तमाम चीजों की तालीम दे रहे हैं। सब पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निजाम कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया जाए। अपने जो बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको कुरान पढ़ाई नहीं कराया जाए। 2015 में हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी और उसको डे बोर्डिंग शुरू किया। यानी ये बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ करना चाहते हैं, वो सुबह 7 बजे से लेकर के इशा तक हमारे पास रहते हैं। उनका शेड्यूल ये रहता है कि सुबह बच्चे आते हैं और अपना सबक सुनाते हैं, उसके बाद 10:30 बजे उनकी लेसेस होती है, उसके बाद बच्चे जो है वो अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद वही बच्चे जो है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक एकेडमिक पढ़ते हैं, और 1 बजे के बाद जो है उनको खाना खिलाया जाता है। फिर बच्चे 1 घंटा रेस्ट लेते हैं, आराम करते सोते हैं, बगैर उनको सुलाया जाता है दोपहर रेगुलर तौर पर जो भी हो। उसके बाद बच्चे जो है 2:30 बजे उठते हैं और फिर अपनी बाकी पढ़ाई जो पूरी करते हैं। इस तरह से बच्चे मगरिब तक जो है असर से लेकर मगरिब तक 1 घंटा हम अपने तमाम बच्चों को खिलाते हैं। खेलने के लिए उनका मकसूद टाइम जो उस टाइम में बच्चों को सिर्फ खेलना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी। ये पूरा दिन हमारा जो है उसमें जाता है, और इसका नतीजा ये निकला अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अभी कल भिवंडी में हमारा प्रोग्राम था, हमारे 115 बच्चे अल-हिदाया ग्रुप से अब तक हाफिज हो चुके हैं। इस साल हमारे 27 बच्चे हाफिज हुए, और वो भी ऐसे कमजोर बच्चे हाफिज नहीं है जो मतलब कमजोर हो, वो बाकायदा अभी कल एक बच्चे की दुआ हुई है, जो बच्चा एक बैठक में सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा कुरान सुना है। इस तरह से हमारे 115 बच्चों में से 33 बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने हर बच्चा जब हाफिज होता है उसको सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन सनद जो होती है उसको उसी बच्चे को देते हैं जब जो बच्चा जो है एक बैठक में या मिनिमम 3 बैठक में या 5 बैठक में कुरान सुना ले, 5-5 पारा करके सुना ले, 10-10 पारा करके सुना ले, या पूरा कुरान सुना ले, उन बच्चों को भी सनद फर्स्ट सेकंड थर्ड की सनद देते हैं। पर अगर बच्चे दौड़ नहीं पूरा सुना पाते हैं तो उसको सनद नहीं देते, हाफिज हो गया उसको सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये चीज जो है हमारी चल रही थी। उसी दौरान फिर हम लोगों ने ये सोचा है कि कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जहां बच्चों को बच्चों को हॉस्पिटल के साथ तालीम दे सके। तो ढूंढते ढूंढते जो है ये जगह हमको मिली। हमारी सोच ये थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कम से कम 10 साल तक तो माएं छुपा के रखती हैं। बच्चे 10वीं से 4वीं 5वीं तक पहुंचते थे, 4वीं तक तो बच्चे घरों में रहते हैं। उसके बाद बच्चे बाहर निकलते हैं, और बाहर का माहौल कैसा है कि हर एक को मालूम है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि एक हॉस्टल ऐसा बनाया जाए जहां बोर्ड से हम बच्चों को ले,
और वहां पे बच्चों पे उनकी तरबियत करें, तालीम के साथ में उनकी तरबियत करें, ताकि वो बच्चा आज जो हमको बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, उनकी ऐसी तरबियत हम करके बच्चों को भेजे कि देखिए एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में इस्लाम की साइंस हो, और बच्चा दिखावे के लिए मुसलमान ये जो आप देख रहे हो मुसलमान वो नहीं है, बल्कि मुसलमान ये है जिन्होंने 1000 साल तक इस अपने तरक्कियात से, तमाम हुकूमतों से अपने आप को प्रूव किया है। ये आज 200 साल 300 साल से हम लोग परेशान हैं, और हम लोग जो है कंट्रीब्यूटर जो है बजाय देने वालों को देने वाले बन गए, वरना मुसलमानों ने हमसे सिर्फ दिया है, कभी लिया नहीं है। इसी सोच को रखते हुए हम लोगों ने कैंपस की बुनियाद रखी, और एक दफा किया है कि हम लोग जैसे शुरू किए 2019 में जो हम लोगों ने शुरू किया था, और 20 में जो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन में हमारे जो है दोस्त अजीज साथी जो थे उनका इंतकाल हो गया कोविड की वजह से, तो मैं पढ़ के आ गया। एक तो ये कि भाई जो है वो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में जो है बहुत ज्यादा नुकसान जो स्कूल चलाते हैं हमको मालूम होगा कि क्या नुकसान हुए, कैसे हुए, तो नुकसान भी हुए। अल्लाह जो है वो इसको वापस ये जो है अभी जगह पे लेके आए हैं। तो अब ये सोच है कि भाई इस कैंपस को 5 एकड़ जमीन है, और इंशाल्लाह जरूरत पड़े तो और भी बढ़ा सकते हैं कि उम्मत के फायदे के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जब मुझे हसन भाई ने कहा कि हम लोग ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मैंने कहा मोस्ट वेलकम है। मैं चाहता हूं कि लोग हमारे साथ आए, हमारे और मकसद को समझे, और इसको हम कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ यह है कि उम्मत के लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर आप लोग बैठे हुए हैं, आपका एक ही मकसद है कि उम्मत के लिए अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है डायरेक्ट ठीक है इंशाल्लाह, और फिर आप ये चीजें जो है आपके सामने हैं, और इसी तरह से हम लोग चला रहे हैं। और मैं आप लोगों की दुआओं के साथ आपके मशवरे भी चाहूंगा कि आप हमें मशवरे भी देंगे कि आप किस तरह से उम्मत को फायदा पहुंचा सकते हैं, हमारे बच्चों को जो आगे लेके जा सकते हैं। और देखिए बात है कि जो है वो हम लोगों ने फीस जो रखी है वो इसी हिसाब से रखी है कि एक आदमी बेहद कर ले 1,05,000 रुपया जो है उसमें बच्चे का खाना, रहना, लॉन्ड्री और तमाम चीजों के साथ बुक, बैग, किताब सब कुछ उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज का भी लगता है। तो कोई भी बच्चों की फीस है हर साल फिफ्थ वाले की 10,000 का, तो ऐसा 50,000 रुपया बड़ा करने की है। इस तरह से सेंटरों को चला रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसी तरह इसको चलाते हैं। हमने जब स्कूल की बुनियाद रखी तो पहले दिन से एक चीज किया था कि हमारे जो मस्जिद और मदरसे से जुड़े हुए जो उलमा हुआ, देखने की बात है उनकी भी ख्वाहिश है कि हमें बच्चों को इल्म पढ़ा, तो हमने अपने हर स्कूल बगैर किसी वक्तव्य फिक्र के सोच के कि भाई कौन क्या है, एक तालीम है किसी मस्जिद और मदरसे से जुड़े, तो वहां पे हमने 50% फीस रखी कर जो फीस है उसका 50% बगैर किसी तहकीक किया अपने मदरसे से या मस्जिद से लेटर लेके या फलाना पढ़ा आपकी फीस। हाँ, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आलिम है बिजनेस कर उनके लिए डिस्काउंट है, लेकिन जो खिदमत कर रहे हैं मस्जिदों और मदरसों में उनके लिए 50% है। यहाँ पे हमने जो है क्योंकि यहाँ का खर्च थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ 25% रखा है। कोई भी किसी को लोग अपने बच्चों को लाना चाहते हैं उनको अच्छा डिस्काउंट देंगे, और वो बगैर किसी उसके देंगे। ये हम लोग कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, और अल्लाह ताला जो है हमको इसी उससे आगे बढ़ा रहा है, और हम यहाँ तक पहुंचे। आप उनसे बताइए कि दुआ करें, और अगर किसी के पास असम सर ने कहा है कि बच्चे वगैरह या लोगों को जो है थोड़ा सा ये बताएं कि बेटा यहाँ पे है। और आज जो सजेशन सबसे बड़ी चीज मेरे लिए है सजेशन, कि कोई भी ऐसा सजेशन हो जो हमारे इदारे के लिए फायदेमंद हो, हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद हो, आप लोग बिना झिझक मुझे दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसको कबूल करूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। जैसा दुआ हम लोगों को स्कूल का जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है उसके अंदर एक इन्विटेशन है जो हमारा एनुअल फंक्शन जो 22 तारीख को होने वाला है। तो मेरी आप सबसे जो मुबारक जो गुजारिश है कि जो भी हजरात जो पास में रहते हैं वो तो पहुंचने की पूरी कोशिश करें, और खातिम लोग ये हैं तो आपसे भी मिलने के आप लोग वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करें। हाँ, मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विधायक कैंपस की टीम और उनके जिम्मेदार डॉक्टर नवाज सिंह के बारे में बता दो कि ये रहने के लिए मुकर्रर है, और यकीन जानिए 7,000 बच्चे इनके अलग अलग 5 शहरों में पढ़ रहे हैं अल हिदाया ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अंदर। लेकिन जब कोई चैरिटेबल इवेंट होता है
हमारी तंजीम का या किसी भी तंजीम का, तो ये वॉलंटियर की तरह काम करते हैं और हमें शर्म आती है इनको देखकर कि सर आप प्लीज बैठ जाइए, लेकिन वो इस अंदाज से काम करते हैं गले में बैच लगाकर मानो कोई जवान लड़का हो, और वो कहते हैं कि तमाम तंजीमों के लिए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा। तो ये अपने आप में समझ में आता है कि आर्टिकल मिशन पे होता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो या बहुत रिस्ट्रिक्ट होना कोई जरूरी नहीं। और यकीन जाने जितने भी वो सारे मिशन इन्होंने बताए, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये एक ना एक दिन पूरा के पूरा ये यूनिवर्सिटी बनाकर रहेंगे कि 5 एकड़ की जमीन है और एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन काफी है, और मेडिकल कॉलेज वगैरह तो उससे हो ही जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्पीच की तरफ, मिशन हेल्थ केयर। इससे पहले मैं खैर मकदम करना चाहूंगा महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जनरल सेक्रेटरी जनाब इरफान सैयद साहब सातारा से आए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के फाउंडर मेंबर्स में से है, ट्रस्टी है जनाब अब्दुल गनी शेख साहब, ये नासिक से आए हैं, एडवोकेट नासिक साहब, प्रोफेसर अशफाक खान साहब महाबलेश्वर से आए हुए हैं। ये सारे पुराने प्लेयर्स हैं हमारे, तो देखकर काफी खुशी हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मुतलिब साहब से, जो मरोल मेहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, और किस तरह से हम मिशन हेल्थ के, जो आपने आमतौर पर देखा है कि एक मुसलमान की घर की जो ज्यादा खर्च जो है वो आधा पढ़ाई में जाता है और आधा दवाई में जाता है। तो ये दवाई वाला जो खर्च है इसे किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सकता है, और किस तरह से आप और मैं एक रोल मॉडल बन सकते हैं हमारे मोहल्ले में, शहर में, जहां पर एक मिशन के तौर पर हेल्थ केयर को लेकर, सेहत को लेकर लोगों को बेदारी भी ला सकते हैं और उसे अमली जामा किस तरह से पिलाया जा सकता है कम से कम खर्चे में। इस पर बात करने के लिए मैं दावा देता हूँ जनाब अब्दुल मुतलिब साहब वो स्टेज पर। शुक्रिया बहुत बहुत। आज के जमाने में तो खाने के अलावा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एजुकेशन और दूसरा मेडिकल। और हम लोग भी जो है अपनी जवानी में एजुकेशन के ऊपर बहुत मेहनत की, लोगों से चंदा, ज़कात, फितरा ये सब लेके गरीब बच्चों के लिए स्कूल की किताबें, बैग या फीस ये सब देते थे। अब काम करते करते किसी आदमी की जो है दुआ लग जाती है। दुआ क्या लगती है मालूम है आपको? दुआ ये लगती है कि हाँ भाई आजकल लोगों का रोजगार धंधा पानी ठंडा है, तो ये पार्ट टाइम लेके चले और कलेक्शन कर रहे हैं। ये चंदा जमा करने वालों के लिए ये नसीहत मिली हमको। उस दिन ये नसीहत सुना मैंने तो दिल बहुत दुखा, और इतना दुखा कि रात में उठकर अल्लाह से मांगा कि अल्लाह ऐसा कुछ इंतजाम कर देना कि ये भीख मांगने के लिए हाथ नहीं बढ़े। लोगों के लिए मांगते थे किताबें देना, काफी आज तो बीएमसी वगैरह काफी किताब देती है, लेकिन उस जमाने में नहीं देती थी। ये सब काम करने के लिए लोगों के पास जाते थे चंदा के लिखे, तो किसी दिल जले ने सुना दिया कि हाँ कारोबार से काम धंधे से पूरा नहीं होता है, तो ये पार्ट टाइम लेके चलते हैं। बहरहाल अल्लाह ने दुआ सुन ली और दुआ कबूल हुई कि हमने ये चैरिटेबल क्लिनिक शुरू की। शुरुआत आज से 30 साल पहले की है, और एक जोश था मेडिकल फील्ड के अंदर। एजुकेशन ने काफी किताबें बांटे, लेकिन मेडिकल में जब एक जोश था कि 10 रुपए में सब कुछ, डॉक्टर चेकअप भी करेगा, मेडिसिन भी मिलेगी, एंटीबायोटिक भी मिलेगी, इंजेक्शन भी मिलेंगे। लेकिन ये जोश जो है 3 महीने में खत्म हो गया कि भाई 10 रुपए में पूरा नहीं पड़ने वाला है। तो फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर एक लगा दिए कि भाई चेकअप का 10 रुपये, मेडिसिन का 10 रुपये, इंजेक्शन का 20 रुपये, ग्लूकोज का 200 रुपये,
आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल के अंदर दवाओं की इतनी कीमतें बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम एक दिन की मेडिसिन विद चेकअप 30 रुपीज में करते हैं। और साथ में हमने पैथोलॉजी खुद शुरू नहीं की, ब्लड कलेक्शन सेंटर शुरू किया, वो एक फैसिलिटी हमने शुरू की। तो आज भी जो है हम लोग शुगर फास्टिंग और पीपी 50 रुपए में करते हैं, बाहर 250 रुपया रेट है, और सीबीसी वगैरह 60 रुपए में करते हैं। इरादे नेक है तो अल्लाह की मदद आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास में 2 क्लिनिक है, जिसमें जनरल प्रैक्टिशनर बैठते 12 घंटे, 4-4 घंटे 3 स्लॉट है, सुबह 9:30 से रात के 10 साढ़े 10 तक है। मोहसिन भाई अच्छी तरह जानते हैं। और इसके अलावा डेंटल क्लिनिक है, ब्लड कलेक्शन सेंटर है। फिर ऐसा हुआ कि भाई ये तो सिर्फ 1 डे चेकअप हो गया, 1 डे ये है, लेकिन आगे क्या? अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? या डायग्नोस करना है, सीटी स्कैन करना है, सोनोग्राफी करना है। तो हमने फिर थोड़ा अपने कदम आगे बढ़ाया और कुछ लोगों से हमने कांटेक्ट किया, तो पता चला कि ये जो जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर है ना, यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे होंगे, माजरत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनको 40% कमीशन मिलता है। तो हमने कहा कि भाई ये 40% हम अपने पेशेंट को डिस्काउंट दे देंगे। तो आज ऐसा हो गया कि लोग जो है हमारे पास में लेटर लेने के बाद रिफरिंग के लिए, चाहे वो एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, यानी 40% माइनस हो गया, वो पेशेंट को चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन है, अब हॉस्पिटल डालने के लिए भी तो लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, कहाँ भीख मांगेंगे। तो हमने कुछ हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा हम लोग तो जनरल प्रैक्टिशनर को 40% देते ही है। तो मैंने कहा कि आप अपना क्या क्या रेट है जरा बता दो, कि भाई टाइफाइड पेशेंट को क्या दोगे, और नॉर्मल डिलीवरी को क्या दोगे, और सीजरिंग को क्या दोगे। तो फिर उन्होंने जो चार्ज बताया उस पर हमने 40% माइनस कर दिया, और उसके बाद में हम अपने पेशेंट को जब रिफर करते हैं तो पेशेंट को उसी हॉस्पिटल में 40% डिस्काउंट पे वो ट्रीटमेंट मिलता है। तो बहरहाल एक सेंटर है, रोजाना हमारे एक क्लिनिक में 150 से 200 पेशेंट आते हैं। सुबह 9:30 बजे खुलती है क्लिनिक और रात में 10 साढ़े 10 बजे बंद होती है मरोल में। और जाहिर सी बात है 12 घंटे कोई डॉक्टर को अगर आप बिठा दो तो उसकी तो पीठ अकड़ जाएगी बैठ बैठ के। तो फिर हमने क्या किया कि हर डॉक्टर को 4 घंटे का स्लॉट दिया, सुबह 9:30 से 2 बजे, 2 से 6, 6 से 10, साढ़े 10। तो इस तरीके से हमारी ये क्लिनिक चल रही है। और जाहिर सी बात है कि हम कोई यानी 30 माथा तो नहीं है कि हर जगह अपनी क्लिनिक डालें। तो लोगों को हमने मोटिवेट किया कि भाई आप सोशल वर्क करना चाहते हो ना, तो इससे बेहतर सोशल वर्क क्या हो सकता है कि जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए। आज डॉक्टरों ने लूट मार मचा रखी है, माफ करना डॉक्टर साहब। तो बहरहाल लोगों चैरिटेबल क्लिनिक का सिलसिला शुरू किए और तकरीबन जो है मरोल और महाराष्ट्र के अंदर ऐसे 12 चैरिटेबल क्लिनिक का ओपनिंग करने में हमारा हाथ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो एनजीओ के जिम्मेदार बैठे हैं, तो मैं अब कहना चाहूंगा आज तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि अगर आप लोग अपने एरिया में अगर कोई चैरिटेबल क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जो डेंटल का सेक्शन रहेगा तो डेंटल चेयर हमारे अदारे की तरफ से आपको डोनेट की जाएगी। मरोल बेलफुलवाल वेलफेयर सेंटर में बोर्ड लगा है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अब मुझे खुशी होगी कि आप लोग अपने अपने तौर पे, ये बहुत जरूरी चीज है कि एजुकेशन और दूसरा मेडिकल है, ये एक ऐसी 2 फील्ड है। लोगों को खाना खिलाने का तो आजकल मसला रहा नहीं, बहुत खाना मिल जाता है आजकल। जो भी घर में बच्चा है, हमारी बहनें यहाँ बैठी है कि भाई किसी गरीब को देके आजा, जरे पढ़ाए, ये तो कल फेंकने में जाएगा, है ना। तो पहले तो अगर आपको खिदमत करनी है तो मरोल बैतुल माल हाजिर है।
हमने पैथोलॉजी कायम नहीं की, उसकी जगह पे ब्लड कलेक्शन सेंटर शुरू किए। हॉस्पिटल हमने कायम नहीं किए, लेकिन हॉस्पिटल से हमने टाई अप किया, तो जो कमीशन 40% जो डॉक्टरों को जाता है वो 40% डिस्काउंट की शक्ल में हमारे पेशेंट को मिलता है। इसी तरह डायग्नोस्टिक में भी, चाहे वो सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह हो। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन लोगों ने 20 से 25 क्लिनिक ओपन भी करवाई, लेकिन ये है कि वो यानी अपनी खिदमत जारी नहीं रख सके, थक गए बेचारे, तो बंद भी हो गई। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 क्लिनिक चल रही है अलग अलग हलकों में, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ये खिदमत का जो मेडिकल फील्ड है बहुत शानदार है, यानी सही जरूरतमंद को आप सही मदद कर सकते हो। इसके अलावा आज भी हम जो है, जैसे लोकली तौर पे हम जो 3 हॉस्पिटल में जो 40% डिस्काउंट पे हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का कोई भी पेशेंट अगर कैंसर का है तो हॉस्पिटल के नाम पे 5,000 रुपए का चेक मरोल बैतुल माल वेलफेयर सेंटर की जानिब से मिलेगा इंशाअल्लाह। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अगर किसी को इस सिलसिले में कोई गाइडेंस या कोई बात करना चाहिए तो मुझसे मिल सकते, मैं हूँ इधर शाम तक इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 982-08-39-634। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब शेख। जी, एक बार क्या नाम या नंबर? 982-08-39-634। ठीक है, हाँ 24 घंटे। पेशेंट को कब जरूरत पड़ती कुछ नहीं बोल सकते। रात में 11 बजे भी फोन आता है, मैं लेके जाऊं क्या हॉस्पिटल? अभी तुम्हारा क्लिनिक तो बंद हो गया, फिर मेरे को डिस्काउंट रेट में कहाँ मिलेगा? भाई जाओ हॉस्पिटल से मेरी बात करा दे। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कॉन्टैक्ट करने वाली बात है, मैंने कॉन्टैक्ट किया था प्रोग्राम के बाद 3 साल पहले। कोविड की इमीडिएटली बात कल्याण में आए थे ये, और उस टाइम पर इनसे मैंने सारा मामला लिया, उनको कहा कि आप मोगरा आइए। मोगरा आए, आपने रहीमा मस्जिद स्टेशन के पास ही, मोगरा स्टेशन के पास, तो रहीमा फाउंडेशन के मातहत चलती है, हाफिज लुकमान साहब नाम है, वो भी उस मीटिंग में थे। मैंने कुछ अदालत के लोगों को बुलाया था। तो बता दूं आपको कि मरोल बैतुल माल के ट्रस्ट पर 12 क्लिनिक मोगरा में शुरू हुई है पिछले 3 साल में, 12 चैरिटेबल क्लिनिक, और अलग अलग तंजीमों ने पूरे मरोल बैतुल माल को कॉपी किया, और 7 को जवाब इसकी गवाही दी है। मोगरा से कितने लोग आए थे आपके क्लिनिक पर? कितनी बार आए? कितने लोग? गिनती नहीं है। और हमारा टारगेट है कि 30 से ज्यादा, और इनका ही आइडिया कॉपी किया है हमने। हमारे यहाँ पर सीजन के साथ डिलीवरी, मोगरा बड़ी आबादी वाला है, तो सीजन के साथ डिलीवरी 25 से 30,000 के बीच में हो जाती है, और 10,000 से 12,000 में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो 40% कट वगैरह सब हटा है। तो इनका एक बहुत बड़ा प्रोमिसरी सक्सेसफुल अगर प्रोजेक्ट वर्क देखना है आपको, तो आप मोगरा में कई दर्जनों चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में दर्जनों चैरिटेबल क्लिनिक खोलकर रखा है। मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 12 है, हो सकता है कि 22 या 32 भी हो सकते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, खुलकर बताते हैं बिंदास कि किस तरह से चैरिटेबल क्लिनिक चलता है, तो बिना कमीशन के। एक चीज छोटी सी रह गई थी कि आप देख रहे हैं महज 300 रुपया आपसे रहा है। जो लोग आज आए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनसे गुजारिश है कि मोहसिन शेख भाई से राब्ता कायम करें, और आप अपना नाम, नंबर और रजिस्ट्रेशन का अमाउंट इनको दे दें। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रहना, खाना वगैरह ये सब चीज 300 रुपए में मुंबई के नजदीक नामुमकिन है। इसे कामयाब बनाया है तो अल हिदाया कैंपस ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और इनके लिए जरूर दुआ करें। जो सपोर्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल कीजिए।
मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर कमाल सैयद अंदर साहब से कि वो स्टेज पर आए, मुफ्ती निसार साहब से और हमारे इंजीनियर आकिब सैयद साहब से कि वो स्टेज पर आए। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, एक छोटी सी ट्रॉफी हम देना चाहते हैं एमएमएनएफ के जानिब से। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे डॉक्टर प्रेसिडेंट जनाब दाकिर सिकंदर साहब और वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मुतलिब साहब से कि वो डॉक्टर कमाल सैयद साहब को फेलिसिटेट करें। अगर कोई नजदीक से फोटोग्राफ ले सकता है तो अच्छा होगा। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर कमाल सैयद साहब, मुफ्ती निसार चौधरी साहब और हमारे लिटिल मास्टर इंजीनियर आकिब सैयद साहब। सर नहीं बहुत है, ये ट्रॉफी देकर रिलेशन यहाँ कंक्लूड नहीं करना है, रिलेशन को शुरू करना है। हम गुजारिश करेंगे कि एमएमएनएफ को आप बार बार बुलाते रहे, कमाल सर एमएमएनएफ को आप बार बार बुलाते रहे। और मैंने पहले भी कहा और एक मरतबा आज और कहता हूँ, ये अदारा आपका है, आप जब चाहे जितने लोग चाहें हम आपका खुशामदीद करेंगे, वेलकम करेंगे। अगर ये लोग कहते हैं कि हमको हर साल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करनी है तो इंशाल्लाह हर साल के लिए हम जाते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए। ये बेस्ट एनजीओ अवार्ड दिया जा रहा है अंटायर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को जी। बहुत बेहतरीन काम इन्होंने तालीमी मैदान में किया है, हम लोग सोच नहीं सकते, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है एक स्कूल मैनेज कर रहे। और ये 5 अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में 7,000 से ज़ायद बच्चे वाली 450 स्टाफ वाली स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, ये अपने आप में एक कामयाबी का नमूना है जी। मैं अपनी बात जो शुरू कर रहा हूँ दोबारा कि मेरे जहन में यहाँ बैठे बैठे बात उठी थी कि यहाँ जो है क्लिनिक की जरूरत है। तो चैरिटेबल क्लिनिक के ताल्लुक से 3 महीने तक यहाँ की जो क्लिनिक है कंपाउंड के अंदर 3 महीने तक मेडिसिन इंशाल्लाह मरोल बैतुल माल की तरफ से मिलेगी इंशाल्लाह। मैंने हसन भाई ने बताया कि चैरिटेबल क्लिनिक, तो मैं खुद जो है मुंब्रा में चैरिटेबल क्लिनिक चलाता हूँ और शायद वो किसी को नहीं मालूम है कि मैं चलाता हूँ। 86 में मैंने जो है 96 में मैंने शुरू किया था और उसको सिर्फ इतना मैंने कह के दे दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मुझसे कुछ मांगना नहीं, मुझे कुछ देना नहीं और उसको चलाते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रही है। बस ये है कि गुमान चल रही है, लोग उससे फायदा और दे रहे हैं। और यहाँ का भी हमारा प्लान जो बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें यही था कि हम चैरिटेबल क्लिनिक शुरू करेंगे ताकि यहाँ गांव के लोग, कुछ देहात के लोग जिन लोगों को उसका फायदा मिले। अब कुछ मसरूफियत और कुछ ऐसी चीजें आ गई कि हम शुरू नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह इस साल जो है किसी भी हालत में दूसरी चीज ये थी कि थोड़ा इंटीरियर होने की वजह से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे। एक डॉक्टर साहब से मैंने बात भी किया, आके भी बात किया कि सब कुछ कम से कम 3 घंटा आप दीजिए, यहाँ पे 3 घंटे के लिए यहाँ पे काम हो जाएगा। और अभी जैसे आपने बताया कि जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मैंने यहाँ की 2 लैब से और एक कल्याण की लैब से भी बात कर दिया था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसका 50% हम पेरेंट्स से लेंगे, पेशेंट से लेंगे, 50% नहीं उसको टेस्ट कराएंगे। वो लोग भी रेडी हो गए थे, कुछ मजबूरियाँ थी, इसकी वजह से नहीं हो पाया। इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे और वो आगे बढ़ाएंगे।